नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली जो जापान के प्रधानमंत्री किशिदा है उनकी भारत में विजिट हुई है, उसको लेके तो उसमें कुछ चीजों को डिसाइड किया गया है। जैसे कि अभी जो इसमें बेसिकली जो जापान है वो इंडो पैसिफिक रीजन में 75 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इससे जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की लगातार घुसपैठ हो रही है उसको एक बड़ी चुनौती मिलेगी। तो ये एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही आज की डेट में जो जापान है वो G7 का प्रेसिडेंट है और इंडिया है वो G20 की प्रेसिडेंटशिप को होल्ड करता है। तो इसी के रिगार्डिंग जापान ने भारत को इनवाइट किया है G7 की जो मीटिंग आने वाले समय में होने वाली है उसमें। तो ये भी भारत के लिए एक अच्छा संदेश है। इसके साथ में अगर हम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करें, मतलब जो अभी न्यूज़पेपर में आया है मैं उसकी बेसिकली बात कर रही हूँ, और इसके साथ में ही भारत और जापान के जो रिलेशंस है उसको लेके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में सिर्फ अगर आप ये न्यूज़ आर्टिकल सुन लेंगे और इससे आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आप एग्जाम में अगर इसको लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इंडिया और जापान के रिलेशंस के बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज है उन दोनों के बीच में स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है। तो ये हर देश के साथ में, जैसे भारत का जापान के साथ में ये रिश्ता है, ऐसे ही यूएस के साथ में भी रिश्ता है। तो ऐसे जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ये अलग अलग होते हैं। तो जापान के साथ में स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ये जापान के साथ हो गया। अब मैं डिफेंस सेक्टर में बात करूं तो इंडिया और जापान के बीच में 2008 में जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन ये साइन हुआ था। जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन 2008 में भारत और जापान के बीच में। फिर इसके अलावा 2+2 एग्रीमेंट भी हुआ था। 2+2 बेसिकली डायलॉग है जो डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री भारत और जापान की है उनके बीच में ये डायलॉग होता है। ये 2+2 भी है जापान के साथ में। इसके अलावा एक एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज, जो कि 2015 में जो जापान है वो इसका मेंबर बन गया था। ये बेसिकली जो क्वाड कंट्रीज है उनके साथ में ये एक्सरसाइज की जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है, ठीक है, क्योंकि क्वाड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये 4 कंट्रीज से मिलके बना हुआ है। तो आप मुझे बताएं, 2 तो कंट्रीज हो गई इंडिया और जापान, और 2 और कौन से देश हैं जो इसमें शामिल हैं। तो इनके बीच में एक्सरसाइज होती है मालाबार, और जापान 2015 में इसका हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है धर्मा गार्जियन भारत और जापान के बीच में। और नेवी जो है इंडियन नेवी और जापानीज नेवी उनके बीच में एक एक्सरसाइज होती है वीर गार्जियन। तो ये कुछ एक्सरसाइज हो गई। तो हम कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में भारत और जापान के काफी स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं, और जो जापान है वो उसका काफी एक्सपोर्ट जो हिंद महासागर है उससे होता है, और वहां पे बहुत सारी पासेस है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गई, काफी सारी स्ट्रेट्स है। तो उन सारे स्ट्रेट से जो जापानीज माल है उसको सुरक्षित ट्रांसपोर्ट किया जा सके उसकी जिम्मेदारी होती है इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड पे। तो ये भी एक हम कह सकते हैं एरिया ऑफ कॉपरेशन है भारत और जापान के बीच में। तो ये डिफेंस सेक्टर हो गया। अब मैं इकोनॉमिक सेक्टर की बात करूं तो भारत और जापान के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था 2011 में। और भारत और जापान की अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो इंडिया के लिए जापान 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और जो जापान है वो 5th लार्जेस्ट FDI इन्वेस्टर है भारत में। तो ये FDI से रिलेटेड बात हो गई। बायलैटरल ट्रेड मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो इंडिया है उसका 1.46% एक्सपोर्ट जापान में किया जाता है। तो ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी हो गया। और मैं अगर बात करूं तो 2026 तक हम ये इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि 3.20 लाख करोड़ तक जापान भारत में निवेश करेगा। तो ये भी एक हम कह सकते हैं आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। तो ये कुछ इकोनॉमिक सेक्टर में इंडिया और जापान का कॉपरेशन हो गया। इसके अलावा मैं अगर कहूँ तो जो जापान है वहाँ की पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है। वहाँ पे जो वर्क फोर्स है वो कंटिन्यूसली उसकी एज बढ़ती जा रही है, और भारत की वर्क फोर्स आज के समय में यंग है। तो जापान चाहता है कि इंडियन वर्क फोर्स वहां जाके वर्क करे और उससे जापान की इकोनॉमी ग्रो हो। तो ये भी एक एरिया ऑफ कॉपरेशन है भारत और जापान के बीच में। फिर जो
जो इंडिया है वहाँ यहाँ रेयर अर्थ मेटल के भंडार पाए जाते हैं, तो जापान चाहता है कि वो इस क्षेत्र में भी भारत में निवेश करे। तो इकोनॉमी से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, डिफेंस से रिलेटेड पॉइंट्स कवर कर दिए, फिर एक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप भी है दोनों देशों के बीच में, फिर एक सिविल न्यूक्लियर डील भी साइन हुई थी 2016 में। उसके अकॉर्डिंग जापान जो है वो भारत को जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स है या फिर हम कहें जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ में शेयर कर सकता है। वैसे भारत पहला वो देश है जो नॉन एनपीटी देश है। नॉन एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भारत ने साइन नहीं की है, फिर भी जापान ने भारत के साथ में सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी 2016 में। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इंडिया के लिए मैसेज है कि इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि फिर भी भारत के साथ में जापान ने इस तरीके की डील को साइन किया। अब स्ट्रेटेजिक एरिया में बात करूं तो भारत और जापान दोनों मिलके चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि चाइना कंटिन्यूसली लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत को कंटिन्यूसली वो इस क्षेत्र में परेशान करता रहता है। और ईस्ट चाइना सी में देखें तो जो जापान का सिनकाकू आइलैंड है वो भी डिस्प्यूटेड आइलैंड है, वहां पे भी जापान और चाइना के बीच में कंटिन्यूसली डिस्प्यूट बना रहता है। तो इन दोनों एरियाज में भी मतलब जो स्ट्रेटेजिक एरिया है उसमें भी जापान और भारत दोनों मिलके चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं मल्टीलेटरल फोरम की बात करूं तो मल्टीलेटरल फोरम में दोनों देश मिलकर क्लाइमेट चेंज पे काम कर सकते हैं और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका रिफॉर्म किया जा सकता है। जो G7 है उसमें भी मेंबर्स को बढ़ाने पे काम किया जा सकता है और भारत को भी भारत भी उसमें ऐड हो सकता है। और जो UNSC रिफॉर्म है उसमें जैसे मैंने अभी बांग्लादेश की भी बात की थी कि बांग्लादेश भी कंटिन्यूसली फेवर करता है कि उसका परमानेंट मेंबर भारत को बनाया जाए, और जापान भी इसमें इंडिया को फेवर करता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। तो ये कुछ एरियाज हो गए जहाँ पे भारत और जापान दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। फिर अभी रिसेंटली 2023 में भारत का जो हिमालय है और माउंट फूजी जापान है उन दोनों के बीच दोनों की कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने पे काम किया जाएगा। इसको कहा गया है ईयर ऑफ टूरिज्म एक्सचेंज। तो इससे टूरिज्म जो दोनों देश है वो बढ़ेगा और इससे कल्चरल जो एक्सचेंज है वो भी बढ़ेगा। तो ये इससे रिलेटेड कुछ न्यूज थी जो आज के न्यूज़पेपर में तो काफी करंट इश्यूज आप देखेंगे तो काफी कम था। मैंने आपको इससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी सारी कवर कर दी। तो आप इन सारी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं, इससे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और इसी तरीके से आपको इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करना है। आपको ये नहीं करना है कि IR के अंदर आप कोई स्टैटिक बुक ले आए और सारे देश के साथ में भारत के रिलेशंस को देखने लग जाएं। हमें ऐसे कवर नहीं करना होता है। जो भी करंट में इश्यूज आ रहे हैं और इंडिया के जैसे कि जापान के साथ आ गए या बांग्लादेश के साथ आ गए या US के साथ आ गए, जब आप करंट इश्यूज पढ़ते हैं उसके साथ में ही आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी पढ़नी, और वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके साथ में देती रहूंगी। तो आप इसको कवर कर सकते हैं और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, मेंस के पेपर में भी और इंटरव्यू के पेपर में भी, क्योंकि ये आपकी स्टैटिक और करंट दोनों चीजों को इन्वॉल्व कर रहा है। So please stay tuned and subscribe to my channel if you like the content. Thank you.